हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे और उसी में आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया एंड नेबर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, फिर इंडो चाइना, इंडो पाक, फिर इंडो म्यांमार। बाकी के जो नेबर्स बच जाएंगे उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में। तो वे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वे असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल। ठीक, ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश है वो लगभग इंडिया से 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक, और चौथे साइड से वो बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब रिवर जो है ड्रेन करती है। तो इन रिवर्स के द्वारा बहुत सारे डेल्टास फॉर्म होते हैं। ठीक, और उस डेल्टा को लेकर जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते रहता है, क्योंकि वो रिवर्स का कोर्स जो है वो फिक्स नहीं रहता है, कभी किसी डायरेक्शन से कभी किसी डायरेक्शन से जाती है। तो उनके चलते जो है कुछ इनक्लेव्स बनते हैं। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वे कौन से बॉर्डर्स इशूज है। वो है एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बाय 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कॉन्क्लेव्स क्या होता है? तो इंडिया और बांग्लादेश का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है कि कुछ ऐसा बांग्लादेश का पार्ट जो है जो कि इंडिया से सभी तरफ से लैंड लॉक्ड है। जैसे ये अंदर वाला बांग्लादेश का पार्ट है तो उसके चारों तरफ जो है इंडिया है। वैसे ही कुछ बांग्लादेश में जो पार्ट है, कुछ ऐसे टेरिटरीज़ हैं जो कि इंडिया के हैं लेकिन वो सभी तरफ से बांग्लादेश से लैंड लॉक्ड है। ठीक, तो ऐसे ही लैंड्स को फिर या ऐसे ही टेरिटरीज़ को हम लोग कॉन्क्लेव्स बोलते हैं। तो इंडिया में 100th अमेंडमेंट के द्वारा ये टेरिटरीज़ को एक्सचेंज कर लिया गया। ठीक, तो ये पहले डिस्प्यूट्स थे, हालांकि अभी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी कभी कभी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला इशू जो हम लोग देख लिए। दूसरा इशू क्या है? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। ठीक, तीस्ता रिवर क्या है? ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है जो कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये तीस्ता रिवर जो है ये इंडिया में बहती है और ये इंडिया में ड्रेन होकर फिर वो अंदर जाती है बांग्लादेश में और वहाँ ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। तो इसके वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट था कि कौन इसका कितना % वाटर यूज़ करेगा। ठीक है, जो हर एक रिवर को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है, जैसे इंडस का या फिर कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स है, वैसे तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स अभी भी वो लगातार बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो इशू है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से रिलेटेड, वो है रोहिंग्या एंड NRC। तो रोहिंग्या तो हमको पता है, जो भी वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स जो भारत के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग रोहिंग्याज बोलते हैं। और वहाँ फिर जो भी NRC से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जिसका हम लोग अभी देखे 2020 के शुरुआत में बहुत सारा बवाल भी खड़ा हुआ उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों इश्यूज भी जो है बांग्लादेश में लगातार बना हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है सिलीगुड़ी और चिकन स्नेक कॉरिडोर। ये जो सिलीगुड़ी हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो ये सिलीगुड़ी है। यहाँ पे सिलीगुड़ी से एक हाईवे पास करता है जिसका नाम है NH31A। तो NH31A जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉर्थ ईस्ट को बाकी मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये एक नैरो रीजन है जो कि चाइना बांग्लादेश से भी सराउंडेड है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देख सकते हैं, ये इसी को हम लोग नेक चिकन स्नेक बोलते हैं। ये ऊपर में चाइना है और नीचे में बांग्लादेश है। तो यहाँ पे जो भी रीज़न है ये स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखती है, क्योंकि ये चिकन स्नेक जो है मेनलैंड इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा इशू था। और इसी के चलते ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हमें यहाँ हमेशा बना रहता है। ठीक है, देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ बांग्लादेश है,
यहाँ भूटान है, फिर बांग्लादेश और नेपाल, ऊपर चाइना, ये चारों देश लगभग यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि चिकन स्नेक हम लोग बोलते हैं जिसको, वहाँ पे ये सभी कंट्रीज़ का लगभग एक प्रॉक्सिमिटी है। इसके चलते इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसका भी लगभग इशूज हमेशा चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडो चाइना। तो इंडो चाइना अभी तो ये करेंट टॉपिक्स भी है। मई के बाद से लगभग ये चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं कि अभी थोड़ा करंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अक्साई चीन का जो रीजन है वहाँ लद्दाख से जो बॉर्डर शेयर करता है, जो कि चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ है, उसमें अभी फ़िलहाल क्या टेंशन चल रहा है। तो हमको पता है कि आज से 3-4 दिन पहले वहाँ पे 20 सैनिकों को 20 इंडियन सैनिक वहाँ शहीद हो गए थे। वो गलवान वैली जो है, उसी गलवान वैलीज़ में वहाँ लड़ाई हुआ और वहीं पे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। वो पैंगोंग लेक के पास है, पैंगोंग लेक से थोड़ा सा दूर पे गलवान वैली है। पैंगोंग लेक भी स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना का भी बॉर्डर लगभग एक दूसरे को मीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलवान वैली के पास ही जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक, लेकिन चाइना उसको उसका उल्लंघन करके और वो अंदर आने का कोशिश किया। इसके चलते इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुआ और वहीं पे हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इसका जो चाइनीज़ बॉर्डर है उसके साथ उस बाउंड्री को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक। इसके बाद जो बीच का जो हिमालयन रीजन पड़ता है जो नेपाल के साथ, उसको हम लोग मिडिल सेक्टर बोलते हैं। फिर ऊपर जो है उसको हम लोग वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। तो बीच का जो मिडिल सेक्टर है ये लगभग इनएक्सेसिबल है, इसके चलते ये यहाँ पे थोड़ा शांति बना रहता है इस बॉर्डर पे। लेकिन बाकी के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर है वे वहाँ हमेशा डिस्प्यूट्स बना रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, और वे बहुत ही अनस्टेबल बॉर्डर हैं। ठीक, ऊपर में डोकलाम के चलते, डोकलाम प्लेट्यू के चलते, और ऊपर में जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो ईस्टर्न सेक्टर के साथ अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में बॉर्डर है, उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, चाइना ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस सेक्टर को हम लोग वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। और यहीं पे यहाँ नीचे पैंगोंग लेक है। जो पैंगोंग लेक जो है एक रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है, कोई भी वेटलैंड्स जो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखता हो उसको हम लोग रामसर साइट बोलते हैं। जैसे कोई भी लेक हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी पॉन्ड हो, अगर वो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कैसे होगा उसका कि उसमें कोई ऐसे स्पीसीज़ या फिर कोई भी ऐसे एनिमल्स या फिर वेजिटेशन पाए जाते हो जो रेयर हो और उसका एक अपना यूनिकनेस हो, उसके चलते उसका एक इंटरनेशनल वैल्यू बनता है। और वैसे ही साइट्स को फिर या वैसे ही प्लेस को हम लोग रामसर साइट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ काला पानी है। काला पानी क्या है, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना है, और इसी रूट रीजन से ही एक रूट है जिसके थ्रू कोई भी पिलग्रिम्स जो है वो मानसरोवर यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में 2 ऐसे जगह हैं, जैसे तवांग जो है ये रिचेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है और इस पर बहुत ही ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है। दूसरा है बोमडिला पास। बोमडिला पास जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्ट्रेटजिकली यहाँ से रूट है चाइना में आने जाने के लिए। सिक्किम के पास एक जो डिप्रेशन बनता है, जो वैली बनता है, उसको हम लोग चुम्बी वैली बोलते हैं। ठीक, ये चुम्बी वैली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट चिकन नेक जो है, जो चिकन कॉरिडोर हम लोग पढ़े, चिकन स्नेक कॉरिडोर, इसके जस्ट अबव है। ठीक, और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जैसे हम लोग पढ़े हैं, इंडिया जो चिकन स्नेक कॉरिडोर है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट करता है।
तो चुम्बी वैली में भी चाइना का जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर इंडिया अपना नज़र बनाए रखता है। ये इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर पे हम जो भी एरिया है उसका क्या मैथमेटिक्स है उसको समझते हैं थोड़ा, कि ये जो इसको सक्षम वैली बोलते हैं, ये पाकिस्तान, ये इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन इसको पाकिस्तान चाइना को दे दिया। चाइना, ये एरिया सीसीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, ऊपर का सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट अबव, और ये चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, पाकिस्तान उसको दिया है, और क्लेम इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके नीचे ये अक्साई चीन है, क्योंकि एरिया हेल्ड बाय चाइना और क्लेम्ड बाय इंडिया। ये चाइना खुद से हड़प लिया है, लेकिन इस पर क्लेम इंडिया करता है। ठीक है, और इसके नीचे भी ये जो एक दो रीजन है, ये भी डिस्प्यूटेड एरियाज है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन जो है ये भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, तो इंडो पाकिस्तान जो रीजन है, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री जो है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही गहरा रिश्ता है। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो बाउंड्री है वो लगभग मार्सी लैंड्स ऑफ कच्छ, जो कच्छ में जो दलदल रीजन है उससे पास होते हुए वो सैंड ड्यून्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सैंड ड्यून्स से भी बॉर्डर करता है, प्लेन्स ऑफ पंजाब, पंजाब के प्लेन से, और जम्मू कश्मीर के पर्वत से। तो एक बहुत ही वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म से या जोग्राफिकल फीचर से जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो पास करता है। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज बहुत ही पुराने हैं। सबसे पहला कश्मीर डिस्प्यूट, इसका अलग ही मसला है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो हम लोग ज्योग्राफी में उतना डिटेल से बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ये हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक, और ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोल्स। ठीक, और बाहर पोल्स को छोड़ के बाहर जितने भी माउंटेन्स पे ग्लेशियर हैं उनको हम एक नाम देते हैं थर्ड पोल। ठीक, और ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोल भी, मतलब जो थर्ड पोल में जितने भी ग्लेशियर है उसमें भी ये सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसका लेंथ लगभग 75 किलोमीटर है। ठीक है, और 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें जो है इसको लेके कोई क्लियर आउटलाइन नहीं बना था कि सियाचिन इंडिया के अंडर में है या फिर पाकिस्तान के अंडर में है। इसको लेके हमेशा वहाँ डिस्प्यूट बना रहता था। लेकिन 1970s, इन द लेटर 1970s और इन द अर्ली 1980s वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हुए जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गया। जैसे 1978 के आसपास में वहाँ पे पाकिस्तान जो है माउंटेनियर्स या फिर जो भी एक्सपीडिशंस वहाँ अलाउ कर देता था अपने थ्रू सियाचिन ग्लेशियर पे। इससे जो है अब इंडियन सोल्जर्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगी। ठीक, तो इसको लेके जो है 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया, और उसके द्वारा इंडिया जो है पूरे सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्युपाई कर लिया। और उस जंग में परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी का ब्रिगेडियर था, और वो बाद में जाके वहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बनता है। ठीक है, तो और आगे और देख लेते हैं हम लोग। सियाचिन ग्लेशियर से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा, और ये सियोक नदी को जाके ज्वाइन करती है, जो कि बाद में इंडस को ज्वाइन करती है। तो मतलब ये सियोक की ट्रिब्यूटरीज है और सियोक इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडस रिवर सिस्टम को फीड करती है, और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में लाई करती है। काराकोरम रेंज क्या है? जो ट्रांस हिमालय है, मतलब जो हिमालय का पहले जो चाइना या फिर जो यूरेशियन लैंड पे जो माउंटेन था उसी को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में ही एक काराकोरम रेंज है। इसी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है। हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर लाई नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब टू द नॉर्थ ऑफ सियाचिन इज़ इंदिरा कोल विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर के और उत्तर में हम जाएंगे तो एक इंदिरा कोल नाम का वो रेंज है जो
इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, ऐसे इंडिया क्लेम करता है। और इसको इंदिरा कोल नाम सुन के हमें लगता होगा कि ये इंदिरा गांधी के नाम पे ही रखा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये 1912 में ही इसका नाम रखा गया था बुल वर्कमैन के द्वारा। और इंदिरा जो है एक लक्ष्मी का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है दोस्तों। और ये जैसे हम ऊपर बताए थे कि 1978 के बाद बहुत ही ज़्यादा टेंशन शुरू हो गया था सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसी दौरान 1981 में कर्नल बुल कुमार जो है वो इंदिरा कोल पे पहुँचे पूरे अपने एक ब्रिगेड के साथ। इस तरह से उसके बाद जो है और ज़्यादा टेंशन पैदा हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बुल कुमार एक बहुत ही जो है मतलब ऐतिहासिक आदमी है इंडिया और पाकिस्तान के जंग के बीच में। और इनको ऐसे भी याद किया जाता है कि बुल कुमार सोल्जर माउंटेनियर, ये माउंटेनियर भी थे और सोल्जर भी थे। द कर्नल हु गेव इंडिया द सियाचिन ग्लेशियर, इनके वजह से ही ऐसा माना जाता है कि इंडिया उस जंग जीतने में सफल हुआ और सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा फिर से कब्जा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है जो काराकोरम रेंज में ही लाई करता है और यहाँ काराकोरम पास है। हाँ देख लेते हम लोग, ये सक्षम वैली है जो एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना और क्लेम्ड बाय इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर जो है एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया बट क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। ये नॉर्दर्न एरियाज़ है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान ये सब पाकिस्तान के द्वारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ आज़ाद कश्मीर भी जो है ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है। ये बीच का जो है ये इंडिया के द्वारा है, एडमिनिस्ट्रेड है और क्लेम्ड भी है। अक्साई चीन चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है बट क्लेम्ड बाय इंडिया। ऐसा नहीं है कि केवल जम्मू कश्मीर में ही डिस्प्यूट बना रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। गुजरात में भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गुजरात बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट बना रहता है। वहाँ एक सर क्रीक नाम का चैनल है। क्रीक क्या होता है पहले हम लोग क्रीक देख लेते हैं। तो क्रीक इज़ द रीजन वेयर सी इंटर्स द माउथ ऑफ रिवर। जो अरेबियन सी है वो अंदर जो गल्फ बीच में है, उस गल्फ में जब सी इंटर हो जाता है उसको हम लोग क्रीक बोलते हैं। ठीक, माउथ ऑफ द रिवर, उधर से कुछ जो भी गुजरात से जो भी रिवर ड्रेन होती है अरबियन सी में, तो सी जब उस रिवर्स के अंदर एंटर हो जाए वैसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। तो सर क्रीक नाम का एक ऐसा ही चैनल है जो कि एक मार्सी रीजन है, एक्सट्रीमली रिच इन पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। और वाइड कंटिनेंटल सेल्फ है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग वाइड कंटिनेंटल सेल्फ भी पढ़ेंगे। तो जहाँ भी वाइड कंटिनेंटल सेल्फ है वहाँ पे फिशिंग जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग रीजन भी है सर क्रीक। इसके चलते ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट बना रहता है। कभी इंडिया उस पर सर क्रीक पे अपना क्लेम करता है और पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, दोनों अपना अपना बाउंड्री यहाँ प्रेजेंट करता है अलग अलग एग्रीमेंट के तहत। दूसरा एक और क्रीक है जिसका नाम है कोरी क्रीक। ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है फिशिंग को लेके, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोरल है। कोरल्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत ही उनका बड़ा योगदान है, तो कोरल्स को लेके भी वहाँ डिस्प्यूट बना रहता है। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी तो सबको पता है ये। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कराची में साइन हुआ था पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच में। इसमें जो है लगभग नेहरू जी के द्वारा जो ट्रीटी साइन हुआ था, इसमें लगभग 60% ऑफ वाटर जो है केवल इंडिया यूज़ करेगा और बाकी का रिमेनिंग जितना भी 84% ऑफ वाटर है इंडस रिवर सिस्टम का, वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक, इन पे सर क्रीक और ये कोरी क्रीक है। जो ग्रीन लाइन है वो पाकिस्तान इसको क्लेम करता है कि यहाँ तक जो है वो क्रीक जो है यहाँ तक उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन जो रेड वाला है वो लाइन जो है इंडिया बनाता है, इंडिया उसको। और इंडो म्यांमार बाउंड्री जो है वो पूर्वांचल हिल्स के द्वारा फॉर्म होता है। जैसे पूर्वांचल हिल्स जो भी ईस्टर्न हिल्स है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में जो भी हिमालय का पार्ट है उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। तो उसमें पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुर हिल, लुसाई हिल्स जिसको मिजो हिल्स भी बोलते हैं, इन चारों हिल्स से जो है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर फॉर्म होता है।
और ये जो पूर्वांचल हिल है, जो हिमालय है, ये केवल यहीं तक नहीं रुकता है, केवल लुसाई हिल्स तक जाकर नहीं रुकता है, वो अंदर म्यांमार में भी जाता है। वहाँ इसका नाम क्या है, अराकान योमा। अराकान योमा जो है यहाँ पे जो पूर्वांचल हिल्स है, जो यहाँ इंडिया से होते हुए ऐसे आता है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, अराकान योमा। इसको रखीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और वो आगे और बढ़ता है, वो केवल अराकान योमा वहाँ म्यांमार तक ही नहीं रुक जाता है, वो वहीं हिमालय का ही पार्ट जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि म्यांमार स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक गेटवे है हमारे ट्रेड को प्रमोट करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में, और उधर से जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर एक्सट्रीमिज़म है, उससे भी अगर हमको निपटना है तो म्यांमार इज़ वेरी मच स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट टू अस। दोस्तों वे कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ये चारों स्टेट्स जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वे हिल्स हैं जो पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, इसके ऊपर मणिपुर हिल्स, ये सभी जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनको हम लोग पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। दोस्तों मणिपुर हिल जो है, मणिपुर हिल्स पे एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही यूनिक लेक है, जिसका नाम है लोकटक लेक। ठीक, लोकटक झील। लोकटक क्या है, एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, ये सैलिन लेक नहीं है, एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इट इज़ composed of dead and decomposed vegetative matter which floats on the lake and therefore it is the only floating lake in the world। इस लेक के ऊपर डेड एंड डिकम्पोज्ड मतलब सड़े गले पत्ते या फिर पेड़ पौधे जो है इसके ऊपर तैरते रहते हैं, और इसलिए ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक रामसर साइट है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। रामसर साइट क्या होता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इस नेशनल पार्क को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो वैसे रामसर साइट जिनमें डिग्रेडेशन हो चुका है, जो मतलब अपने सुंदरता को या फिर अपने प्योरिटी को या फिर अपने यूनिकनेस को लगभग खोते जा रहे हैं, वैसे रामसर साइट्स को बचाने के लिए, फिर वैसे रामसर साइट से कंजर्वेशन के लिए एक लिस्ट निकाला जाता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो उसके अंदर ये लोकटक लेक शामिल हो चुका है। मतलब हम लोग लोकटक लेक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके सुंदरता को हम लोग दूषित कर रहे हैं। और ये लोकटक लेक जो है 2-3 एंडेमिक स्पीसीज़ के लिए भी फेमस है, जैसे संगाई या फिर डांसिंग डियर या फिर इड्स डियर। तो पटकाई बम है नागा हिल्स से। नागा हिल्स पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट सारामती। और मणिपुर पे लोकटक लेक है मणिपुर हिल्स पे। और मिजो हिल्स या फिर लुसाई हिल पे एक पीक है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन्स। इससे जो है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं नीलगिरी पर्वत और ब्लू माउंटेन्स में। ब्लू माउंटेन्स अलग है, नीलगिरी पर्वत या फिर नीलगिरी माउंटेन हिल्स जो है वो अलग है, वो तमिलनाडु में है और ये मिज़ोरम में है। ठीक है दोस्तों, और यहीं आगे बढ़ के फिर अराकान योमा जो है म्यांमार में हिल्स बन जाती है और फिर आगे वो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में हम लोग इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका और इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। उससे क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और क्या इश्यूज़ हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो